महाराष्ट्र के लाखों सरकारी कर्मचारी एक साथ अचानक से हड़ताल पर चले गए। सफाई कर्मचारी हों, टीचर्स हों, अस्पताल के पैरामेडिक्स हों या फिर अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले बाबू, इन तमाम लोगों ने एकदम से काम करना बंद कर दिया। इसी बीच मध्य प्रदेश से भी खबर आती है कि 25 अगस्त को 7.5 लाख कर्मचारी एक साथ मास लीव पर चले गए हैं। उत्तर प्रदेश से भी तमाम ऐसी खबरें आपने सुनी होंगी कि सरकारी कर्मचारी आज आंदोलन कर रहे हैं। ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिन पर आप लोगों का ध्यान काफी कम जाता है, बड़े लेवल की, क्योंकि मीडिया कवरेज नहीं मिलती। इसलिए ये तमाम विषय जो हैं ये देश में बड़े मुद्दे नहीं बन पाते। इन पर कुछ हद तक मीडिया भी जिम्मेदार है, जो प्राइम टाइम में इन विषयों को जगह नहीं देता है। इसी वजह से शायद कई बार आम आदमी ये सोचता है कि ये कोई छोटी मोटी स्ट्राइक होगी जो एक आध दिन विरोध जताकर खत्म हो गई होगी। लेकिन सवाल यहां पर बड़ा यह है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, और इसका जवाब है पेंशन। शायद आपने भी कहीं ना कहीं सुना हो कि न्यू पेंशन और पुरानी पेंशन को लेकर सरकारी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा, और एक सरकारी कर्मचारी की पेंशन का मसला सुनने में शायद आपको एक बहुत छोटी चीज लग सकता हो, लेकिन आपको बता दें कि यह भारत में चुनावों का रुख बदलने का दमखम रखने वाला विषय बन गया है। इसके बारे में भले ही धीमी आवाज में बातें चल रही हों, हजारों लाखों लोग अब इसको लेकर इकट्ठा हो रहे हैं। सरकार भी अपने आप के लिए खतरा महसूस कर रही है, विपक्ष को इस विषय में अपने आप के लिए मौका दिख रहा है, तो इकोनॉमिस्ट लोग इस पर दनादन एडिटोरियल पेटोरियल छापे जा रहे हैं। इस नई पेंशन और पुरानी पेंशन के मसले को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस साल और अगले साल के चुनावों में यह विषय एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बनकर उभरकर सामने आने वाला है। इसीलिए हमें लगा कि ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन का फर्क आपको समझाएं, इस विरोध की वजह बताएं। उससे पहले आपको यह समझाएं कि ये पेंशन आखिर होती क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, कब आई और इसको देने की जरूरत क्या पड़ी। तो पेंशन दरअसल एक तरह की आर्थिक सुरक्षा है, जिसमें सरकार या कंपनियां उन्हें नियमित आय देने का वायदा करती हैं, जिससे व्यक्तियों को रिटायरमेंट के बाद आरामदायक जीवन जीने का मौका मिलता है। हालांकि हर किसी को ऐसी सहूलियत नहीं मिलती। साल 2011 की जनगणना के हिसाब से कामकाजी लोगों में सिर्फ 12% लोग ही ऐसे थे जिनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, और इनकी अगर कुल संख्या की हम बात करें तो ये लगभग 6 करोड़ के आसपास जाकर ठहरती है। लेकिन अब बात करते हैं कि भारत में पेंशन की शुरुआत होती कहां से है। तो वो साल 1881 था, जब अंग्रेज सरकार के रॉयल कमीशन ऑन सिविल एस्टेब्लिशमेंट ने पहली बार रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देने की व्यवस्था शुरू कर दी। वैसे तो पहले के राजा महाराजा भी अपने तमाम लोगों के काम छोड़ने के बाद उनका और उनके परिवार वालों का ख्याल रखते थे। शुक्र नीति, जो प्राचीन भारत की एक नीति ग्रंथ है, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि जो लोग 40 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं, एक राजा को उनके जीवन के बाकी क्षणों के लिए उनकी आधी सैलरी उनको देनी चाहिए। अंग्रेजों ने दरअसल साल 1857 के बाद यह सोचा कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा बनाया जाए कि जो इन्फ्लुएंशियल, यानी कि ऐसे लोग जिनका समाज पर असर होता है, वो बगावत करने के बारे में ना सोचें। और इसी के लिए पहले तो अंग्रेजों ने जो राजा महाराजा थे उनको पेंशन देना शुरू कर दिया। इसके बाद उसको बढ़ाया गया ताकि अंग्रेजी राज के खिलाफ कोई भी राजा महाराजा या रियासत बगावत न करे। इसके बाद इसी को सरकारी कर्मचारियों तक बढ़ाया गया। इसके पीछे जो सबसे आसान लॉजिक था वो ये था कि अपने लोगों को, वो लोग जो कामकाजी हैं, उन्हें जीवन में बुढ़ापे की चिंता ना करनी पड़े, और इसके लिए 1871 में इंडियन पेंशन एक्ट को पास किया गया। यह इंडियन पेंशन एक्ट वही एक्ट था जो भारत में साल 2004 तक चलने वाली ओल्ड पेंशन स्कीम थी, वो यहीं से आती थी। 1924 में जो रॉयल कमीशन ऑन सिविल एस्टेब्लिशमेंट था, उसने यह प्रस्ताव दिया कि जो एक्टिव सर्विस के दौरान सैलरी है, उसकी आधी सैलरी पेंशन के तौर पर रिटायरमेंट के बाद दी जाए। इसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, तो उसमें पेंशन के प्रावधानों को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया था।